देखो, सबसे पहले बजट आ गया, कल पेश हुआ है। ठीक है। एक बात याद रखना, ये बस लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में बजट पेश नहीं हो सकता। ओनली इन लोकसभा। राज्यसभा में इसको पेश नहीं कर सकते, ठीक है ना। इंडिया का बजट है अभी आगे की, अब जो आने वाला साल है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर का टाइम रहता है भाई, वित्तीय वर्ष। बेसिक क्वेश्चन पूछना हो तो यहाँ से पूछते हैं, कहाँ से कहाँ तक रह गई। 1 अप्रैल से 31 मार्च। नॉर्मल हमारा 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक साल रहता है, लेकिन फाइनेंशियल सर वित्तीय वर्ष होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है। अब कल बजट बजट पेश हुआ है लोकसभा में। अब उसके बाद फिर ये पास होगा, तो मतलब 1 अप्रैल से पहले पहले इसको पास करके और फाइनल करना पड़ेगा। ठीक है। कल बजट पेश हुआ है, और फर्स्ट टाइम है जो बजट पेश ऑन संडे। बजट जो है संडे को पेश हुआ है फर्स्ट टाइम। ये तो हिस्ट्री में कभी भी संडे को पेश नहीं हुआ था। पेज लिख देना, पेज संडे। ठीक है, फर्स्ट टाइम है। अब बजट से और भी क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले तो जो इंडिया का फर्स्ट बजट था वो पेश करा जॉन मथाई ने, याद रखना। जॉन मथाई ने पेश करा। और उस टाइम इंडिया था भाई अंग्रेजों के अंडर में, तो लेकिन था तो भारत ही, तो भारत का प्रथम बजट किसने पेश करा? जॉन मथाई ने। लेकिन फिर जब स्वतंत्र भारत का प्रश्न, प्रथम बजट आएगा, अगर स्वतंत्र भारत लिखा हुआ है, स्वतंत्र भारत, इसका प्रथम बजट किसने पेश करा? तो षणमुख शेट्टी, नाम याद रखना। कई बार एसएससी ने पूछा हुआ क्वेश्चन। शेट्टी, ठीक है। और इससे में अब भाई पहली महिला, और बजट पेश करता है वित्त मंत्री, भी ध्यान रखना, बजट पेश करता है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। नीचे लिख लो, यहाँ लिख लो। बजट केवल लोकसभा में पेश होगा। केवल लोकसभा में पेश होगा, और जो है भाई वित्त मंत्री पेश करेगा इसको, फाइनेंस मिनिस्टर। इस लाइन से कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि राज्यसभा लिख देगा, लोकसभा ये बजट राज्यसभा में पेश हो सकता है, तो तुम्हें कहना ना भाई नहीं, राज्यसभा में कभी पेश नहीं हो सकता, सिर्फ लोकसभा में पेश होगा बजट। ठीक है। राज्यसभा का बजट से कोई कनेक्शन भी नहीं है। फिर तो डाल देगा लाइन की राज्यसभा बजट को क्या कैंसिल कर सकती है? नहीं कर सकती, राज्यसभा के पास कोई पावर ही नहीं है। लोकसभा कैंसिल कर सकती है बजट को। ठीक है। और ये पेश भी लोकसभा में होता है। अब पहली महिला जिसने भारत का बजट पेश करा, वो थी इंदिरा गांधी, ध्यान रखना। लेकिन ऐसा होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का टाइम होता है 5 ईयर का, लेकिन ये बनी 2-3 साल में खत्म हो गई थी, फिर हट गई थी फाइनेंस मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। तो इसमें अगर ऐसा है कि पहली महिला जिसने भारत का बजट पेश करा, तो इंदिरा गांधी मारोगे। अब ऐसा आएगा, अगर पहली जो पूर्ण वित्त मंत्री रह चुकी है वो क्वेश्चन आएगा, तो तुम्हें निर्मला सीतारमण माननी पड़ेगी, पहली महिला जो पूर्णकालिक। जॉन मथाई। वित्त मंत्री ये निर्मला सीतारमण। ठीक है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना इसमें। और अब की बार का बजट भी इन्होंने पेश करा, निर्मला सीतारमण, में फाइनेंस मिनिस्टर यही है।
ठीक है। और पहली भाई पूर्णकालिक वित्त मंत्री, मतलब कि फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर। पूरे साल नहीं, पूरे 5 साल इसने पूरे करे अपने। ठीक है, मतलब 5 बार बजट पेश करा हुआ लगातार। अब तो इसका सेकंड टाइम पीरियड है, अब तो 9वीं बार बजट पेश करा इसने। और इंदिरा गांधी जी इसने 2 बार करा था, बस फिर हट गई थी, शायद एक ही बार ही करा था। मतलब पूर्ण टाइम 5 साल ही रही नहीं। ठीक है। क्वेश्चन में आएगा लिखा हो कि पूर्णकालिक तो तुमने निर्मला सीतारमण, और पहली महिला जिसने भारत का बजट पेश करा तो इंदिरा गांधी। ठीक है। और इससे क्वेश्चन आता है तुम्हारा, हाँ वो इंदिरा गांधी से 2-3 चीजें हैं वो याद रख लो। इंदिरा गांधी से, हाँ भाई ये बताओ सबसे पहले वो, ये इसने क्या करा था उसमें, वो हटाने के लिए। आ जाओ, नमस्ते, आ जाओ बैठ जाओ। मैंने तो बताया ये बजट चल रहा है आजकल टॉपिक। ठीक है, अभी मैं तुम्हें बताऊँ, इंदिरा गांधी ने वो करा था, जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, फंडामेंटल राइट, तो उसको हटाया था। इसने कब हटाया था बताओ? मैंने पढ़ाया हुआ तुम्हें, बताओ नहीं है याद? पढ़ाई थी, पूरी पॉलिटी पढ़ाई थी। गलत है, और ऑप्शन में आएगा भाई। देखो, इंदिरा गांधी ने पहला बजट पेश कर दिया। अब इंदिरा गांधी से 1-2 चीजें हैं वो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। इसने पहले ऐसा होता था, हमारा फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी का, कि मतलब जैसे मान लो 1978 में 44th अमेंडमेंट से वो कैंसिल कर दिया था। फंडामेंटल राइट ये है कि अगर तुम्हें वो नहीं मिला तो हाई कोर्ट चले जाओगे या सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, आर्टिकल 32 के तहत। अब पहले था कि भाई फंडामेंटल राइट में था कि राइट टू प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो कई बंदों से तो अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल देंगे कि भाई हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है। सरकार को काफी जमीन देनी पड़ती थी उनको, और किसी की जमीन में से मान लो रोड वगैरह निकालना है तो अगर वो परमिट करेगा तो ही निकाल पाएगी, नहीं तो नहीं निकाल पाएगी। तो इससे डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा था। तो इसने भाई 1978 के अंदर, ठीक है, 44th अमेंडमेंट लेके आई। और इससे क्या हो, आर्टिकल 19 F, F 19 की क्लोज है, इसको इसने कैंसिल कर दिया। इसको पहले फंडामेंटल राइट था, मतलब मौलिक अधिकार था पहले। ठीक है, उसको काट के इसने इसको लीगल राइट बना दिया। और कानूनी है। इसको बहुत तरीके से इसमें से क्वेश्चन पेश किया था तुम्हारे सामने, तो बहुत ध्यान से समझना इसको। 1978 में ईयर भी याद रखना, इंदिरा गांधी से रिलेटेड, इसने मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी पॉलिटिकल में तो अच्छे से बता दूंगा। 19F आर्टिकल था, इसको कैंसिल करके इसने लीगल राइट बना दिया। इसको मतलब अभी मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, और मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाने का इसका मतलब कोई भी सरकार का प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। अगर किसी की भी मान लो खेत में से जमीन निकालनी है तो उसको जबरदस्ती देनी पड़ेगी, मना नहीं कर सकते आप, क्योंकि देश के डेवलपमेंट की बात है तो मना नहीं कर सकते। एक तो ये हो गया लीगल राइट है आपका, और जैसे मान लो आपके मदर फादर आपको नहीं देते जमीन, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि वो देंगे, ना दे, उनकी मर्जी है, लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, वैसे ऐसा नहीं है। और अगर उनके मतलब जैसे डेथ के बाद फिर तुम्हें मिल जाएगी प्रॉपर्टी, फिर कानूनी अधिकार तुम्हारी है, लेकिन अगर वो पहले ही किसी और के नाम करके गए हैं तो फिर नहीं मिलेगी। और यहाँ पे ऐसा था कि जो मर्जी हो करके गए ना, वो कर ही नहीं सकते। अगर किसी के माता पिता है वो अपने लड़के के अलावा किसी को प्रॉपर्टी दे ही नहीं सकते, उन्हीं को देंगे। और अगर कोई ऐसा लड़का मान लो वो किसी गांव में ऐसा पैदा हो गया, उसके पास जमीन नहीं है, तो वो फिर कोर्ट में जाके बोलेगा कि मेरे पास जमीन नहीं है, मेरा अधिकार है जमीन, तो सरकार को अपनी तरफ से जमीन देनी पड़ेगी। ऐसे होता था पहले। तो ये 1978 में इंदिरा गांधी ने इसको खत्म कर दिया था। ठीक है। और एक प्रीवी पर्स की, वो मैं तुम्हें बात बताऊंगा, याद रखना बस, कि प्रीवी पर्स भी इसलिए जो है कैंसिल करा था, प्रीवी पर्स। इसको भी इसने 1978 में कैंसिल कर दिया, संशोधन यही है, प्रीवी पर्स भी समाप्त कर दिया। नाइन्थ की बुक में दे रखा है, इसीलिए नाम दे रखा बस, तो इसीलिए क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। प्रीवी पर्स ये है, जैसे मान लो राजा महाराजा थे पहले के टाइम पे, तो वो बहुत ज्यादा टैक्स लिया करते थे। मतलब जैसे एरिया का टैक्स तो गवर्नमेंट को जाना चाहिए, लेकिन उनकी जमीन है तो राजा महाराजा टैक्स लिया करते थे। तो इंदिरा गांधी ने सिस्टम खत्म कर दिया कि गवर्नमेंट की जमीन है गवर्नमेंट लेगी, बेशक तुम यहाँ के राजा के लड़के या किसके, क्योंकि पहले तो राजा का शासन था यहाँ पे, तो ये टैक्स लिया करते थे। तो वो सब खत्म कर दिया इसने कि अब जो भी है सरकार लेगी, जो तुम्हारे पास अपने असेट्स हैं उनको रखो, बाकी जो भी है गवर्नमेंट लेगी अब।
ठीक है, प्रीवी पर्स और ये याद रखना। बाकी पॉलिटिक ना हो तो अच्छे से बिल्कुल बता दूंगा। कोई दिक्कत है इसमें? अब एक बार में तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है वित्तीय वर्ष। ठीक है, किसी भी मतलब किसी भी देश का जाओगे, हमारे का भी इतने होता है। फर्स्ट टाइम बजट पेश हुआ संडे को, ये अभी 2024 में हुआ है, ये 2026 में। नहीं तो हर एक बार कोई और देश दिन में हो रहा था, लेकिन 2026 में संडे को बजट पेश हुआ पहली बार, अभी कल ही हुआ है। हाँ, और किसने पेश करा? निर्मला सीतारमण ने पेश करा, याद रखना ये बराबर। कौन पेश करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर पेश करेगा। और कहाँ पेश होगा? ओनली लोकसभा, राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता ये बजट, राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता। मेन बात है, ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार आता है, यूपीएससी ने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना। राज्यसभा का कोई रोल नहीं है बजट के अंदर, सिर्फ लोकसभा का रोल है। और भारत का प्रथम बजट किसने पेश करा था? जॉन मथाई ने, जब इंडिया था अंग्रेजों का गुलाम था उस टाइम पे। ठीक है, और स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश करा षणमुख शेट्टी ने। तो अब तुमसे क्वेश्चन आएगा, स्वतंत्र भारत के फर्स्ट प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो भी षणमुख शेट्टी हो गए, क्योंकि इन्होंने बजट पेश करा, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे होंगे। ठीक है, और इसके बाद पहली महिला जिसने भारत का बजट पेश करा हो, तो वो इंदिरा गांधी थी। और पहली पूर्णकालिक, मतलब इसने अपना फाइनेंस मिनिस्टर का 5 साल होते हैं, तो पूरे 5 साल कंप्लीट करे, तो वो निर्मला सीतारमण थी। इसने पूरे अपने 5 साल कंप्लीट करे और बजट पेश कर चुकी है, और 9वीं बार इसने बजट पेश करा। आपकी बात ध्यान रखना, 9वीं बार बजट पेश किया है 2026 को मिलाकर। ठीक है, और 10 बार अब तक, मतलब हिस्ट्री में 10 बार बजट पेश करे मोरारजी देसाई ने। ठीक है, इन्होंने 10 बार बजट पेश करा, सबसे मैक्सिमम टाइम बार इन्होंने ही करा। और एक पी चिदम्बरम, वो ही नाम था, खोला जरा इसका लोग, 9 बार उन्होंने पेश कर चुके हैं, ये 9 बार। अब अगले साल ही 10 बार बन जाएंगे, फिर अगर उसके साल अगले साल ही पेश करेंगे तो मैक्सिमम टाइम इन्होंने पेश करा होगा। ठीक है, और पी चिदम्बरम। ठीक है, 9 बार एक और नेता कर चुके हैं, 9 बार बजट। पी चिदम्बरम नाम के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्होंने 9 बार बजट पेश करा है, और मैक्सिमम टाइम अब तक मोरारजी देसाई के नाम है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, देख लेना आप। इसके बाद मैं बताऊंगा किसको सबसे ज्यादा फंड मिला और किसको कम मिला है। एक बार ये नोट कर लो, फिर बता दूंगा, फटाफट नोट कर लो। सबसे पहले अब इसकी थीम याद रखना, बजट 2026 की थीम, विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन। थीम का भाई कोई इंग्लिश हिंदी नहीं होता, थीम सेम ही रहती है। थीम इंग्लिश में तो इंग्लिश में रहेगी, हिंदी में तो हिंदी में रहेगी, थीम का कोई चेंज नहीं है। मतलब ये बस कि विकसित भारत बैलेंसिंग विद इंक्लूजन, मतलब सारे क्षेत्रों को मिला के और हम एक संतुलन बना के अपने देश को विकसित करेंगे। ठीक है, अब विकसित भारत से क्वेश्चन आ जाता है, विकसित भारत कब तक लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का? तो ये भी ध्यान रखना, 2047। विकसित भारत बनाने का लक्ष्य 2047 है, क्वेश्चन आ सकता है पिछले साल से, लेकिन याद रखो आ सकता है। विकसित भारत बनाने का लक्ष्य 2047 तक।
सब अमीर हो जाएंगे, पूरा विकसित हो जाएगा देश। जैसे अमेरिका में आज जिसके पास कार नहीं है वो गरीब है, तो इंडिया में भी ऐसा हो जाएगा, जिसके पास कार नहीं होगी वो गरीब होएगा। मतलब सबके पास सब इतना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर लेंगे कि हर एक बंदे के अकाउंट में पैसे भी होंगे और अपना पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगी, हर बंदा जो चाहेगा वो खरीद सकेगा। इसको कहते हैं विकसित भारत। ठीक है, मतलब ग्रोथ रेट हमारा ऑटोमेटिकली, इन्फ्लेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। वो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इन्फ्लेशन वगैरह क्या होती है, बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी तुम ये याद रखो कि भाई 2047 तक हमारा विकसित भारत का लक्ष्य है, बस इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और ये थीम याद रखना, थीम से क्वेश्चन आ जाता है। और एम, अब जो लक्ष्य है अब की बार के बजट के 2026 के, दो एम है, दोनों याद रखना। और पोटेंशियल एंड परफॉर्मेंस, एस्पिरेशन इनटू अचीवमेंट, पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। इसकी तुम हिंदी मीनिंग देख लेना भूल से, मतलब समझा दो तुम्हें। ट्रांसफर एस्पिरेशन इनटू अचीवमेंट मतलब जो हमने सोचे हुए लक्ष्य रखे हुए हैं उसको हम अपने अचीवमेंट के अंदर रियलिटी में उसको अचीव करें। ये पहला तो ये गोल है हमारा, कि जैसे हमने सोचा हुआ है कि हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट 100% हो जाए, तो उसको हम अचीव करें। पहला गोल तो ये हो गया। दूसरा पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस, मतलब हमारे यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है इस टाइम पे। यूथ पॉपुलेशन उसको कहते हैं 18 से 42 साल के बंदे सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ पे, जो मतलब काम कर सकते हैं। तो उनके पोटेंशियल को हम परफॉर्मेंस के अंदर लेके आए, हर एक बंदे के जो वो जितना काम कर सकता है उसको वो काम दे। ये हमारा मेन फोकस है, मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। ठीक है, रोजगार में वृद्धि करना, लोगों को नौकरियां देना, कि हर जितना भी उसका दम है उसको हम अचीव कर सकें और अपने डेवलपमेंट में लगा सकें। ठीक है, ये दो गोल है ना। कुछ नहीं पूछ समझ में आया तो पूछ लो इससे, इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जरूरी। तीन चार फैक्ट, चार ऑप्शन दे देगा जिसमें तीन जो होंगे इसके गोल के होंगे, चौथा जो होगा अलग होगा। एग्जांपल मैं तुम्हें बता देता हूँ। बोल देगा कि एम क्या है, ए बी सी डी। इसने बोल दिया 100% लिटरेसी रेट, मतलब साक्षरता दर 100%, और मान लो 100% रोजगार, एम्प्लॉयमेंट 100%, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, और इंक्रीज पर कैपिटा। प्रति व्यक्ति आय वृद्धि। देखो चार ऑप्शन दे दिए। अब बोलेगा बजट का लक्ष्य कौन सा नहीं है, अब सोच के बताओ कौन सा नहीं हो सकता है इसमें से। तीसरे वाला नहीं हो सकता, क्यों? देखो 100% लिटरेसी साक्षरता चाहिए हमें, हर कोई बंदा पढ़े, ये तो सही है, होना चाहिए। रोजगार, सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, ये भी होना चाहिए, ये भी सही है। अब देखो इंक्रीज प्रति व्यक्ति है, ये भी सही है कि हर एक बंदे की इनकम बढ़ेगी, तो भाई इनकम बढ़ेगी तो हर एक चीज खरीद पाएगा, सब कुछ जो फैसिलिटीज अचीव कर पाएगा। अब शिशु मृत्यु दर ये सबसे बेकार गलत कारण है, क्यों? 100% मतलब जितने बच्चे हुए सारे मर जाएंगे, तो क्या लक्ष्य हो सकता है बजट का कभी भी? बिल्कुल नहीं। अगर ये होता है 0%, हाँ तो फिर रेगुलर होता है, बिल्कुल ठीक है। और शिशु मृत्यु दर होती है प्रति 1000 पे काउंट होती है, जैसे प्रति 1000 पे कितने बच्चे मर रहे हैं, वो होती है शिशु मृत्यु दर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है यहाँ। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद क्या है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसको दिया? हाई ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट याद रखना 7% के अराउंड है। विकसित दर, ग्रोथ रेट 7%। ठीक है, 6.9, 6.8, 6.7%, कोई सा भी एक दिख गया तुम्हें ऑप्शन में टिक मार देना, नियर अराउंड 7% हो गए। ठीक है ना, 6.8 दिख रहा है, 6.9 दिख रहा है, 6.7 दिख रहा है, तो ये तीनों भी अचीवमेंट हो जाएंगे, मतलब चल जाएंगे। ये बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि जब ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं ना तो कुछ पॉइंट है, वैल्यू होती है, जैसे मान लो
5, 6, 7, 8 ऐसे आ गई, तो इसको नियर अबाउट करके हम 7 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे होता है, तो ध्यान रखना ग्रोथ रेट कितना है, 7% आया जीडीपी का। ठीक है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, किसी न किसी के पेपर में फंस जाएगा। पुअर अंडर डिसएडवांटेज, फर्स्ट कर्तव्य। अब 3 कर्तव्य लिए इन्होंने, वो भी याद रख लो, पहली बार दिया बजट में, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ 3 कर्तव्य, 3 कर्तव्य लिए इन्हें। मतलब गवर्नमेंट ने मेजर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है। पहला कर्तव्य, और कर्तव्य बोला इंग्लिश में भी भाई, कर्तव्य बोला, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बोला, तो तुम्हें कर्तव्य वर्ड याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड कर्तव्य का मतलब होता है काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना किसी। और थर्ड कर्तव्य, अब ये देख लो क्या लिए, एक्सेलरेट सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेन। सतत सतत विकास, पहला गोल तो ये सतत विकास, मतलब जो हमारा पर्यावरण है उसको नुकसान पहुंचाए बिना हमें अपना विकास करना है। ठीक है, दूसरा फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ लोगों की, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। जैसे जो लोगों का ऐसा रखना है कि जैसे मान लो आटा है तो इतना महंगा ना हो जाए कि लोग खरीद ना पाए, एक लेवल डिग्निटी मेंटेन रहे, वो है। और तीसरा सबका साथ सबका विकास, ये भी याद रखना, सबका साथ सबका विकास, ये भी तीसरा इनका कर्तव्य लिया हुआ है। ठीक है, 3 कर्तव्य हो गए। और इसके बाद जरूरी तुम्हारा, ये कोई जरूरी नहीं, पिलर्स। ठीक है, कौन सा, हाँ आते हैं बजट से, इसलिए तो मैं क्लास लगा रहा हूँ इसकी, एक नहीं तो मैं कुछ और कर रहा था। क्वेश्चन आएंगे यहाँ से मैक्सिमम। अब की बार उसको दिया ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, ये भी याद रख लो, अभी लिख देता हूँ मैं, नहीं तो हमेशा उसको देते हैं डिफेंस को। अब की बार सबसे ज्यादा पैसा दे दिया एल्ड हेल्थ प्रोफेशनल, एक फुल फॉर्म याद रखो, AHP फुल फॉर्म आ सकती है, पहली बार बजट में आई, एलियड हेल्थ प्रोफेशनल, हेल्थ प्रोफेशनल, मतलब रहने दो बस, इसकी फुल फॉर्म याद रखना और कुछ मत याद रखना। 3 न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ सेंटर फॉर ऑरेंज इकोनॉमी, 15,000 सेकेंडरी स्कूल, 500 कॉलेज, खेलो इंडिया मिशन गर्ल्स हॉस्टल, STT, चुप हो जाओ बस, लास्ट, ये रहने तो, इसमें से कुछ नहीं आएगा, ऐसे कुछ ये भी नहीं आएगा। हाँ ये है सबसे ज्यादा। अब ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा किसको पैसा मिला है, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट, फर्स्ट टाइम पे ट्रांसपोर्ट को सबसे ज्यादा पैसा मिला, फर्स्ट टाइम मिला है, नहीं तो हमेशा डिफेंस होता था पहले पीरियड में। मतलब जो हम सबसे ज्यादा खर्चा करेंगे ट्रांसपोर्ट पे करेंगे, खर्चा इसका याद रखो, 5,09,8520 करोड़ में आएगी, 5 लाख, वो ये 5,98,520 करोड़ रुपए खर्च करेंगे ट्रांसपोर्ट पे। इसका डाटा जरूर याद रखना, पेपर में डाटा आ सकता है इसका।
एक्सपेंडिचर है इधर डिफेंस सेकंड पे रखा है इन्होंने डिफेंस को, इसका मत याद रखो, कोई जरूरत नहीं। फिर रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, ये हो गया तुम्हारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, डिफेंस तो पता ही, और ये रूरल, फिर होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, और एग्रीकल्चर आएगा इसके बाद, एग्रीकल्चर, फिर एजुकेशन, सिक्स पे एजुकेशन, बस इतने याद रखो, है तो बहुत सारे लेकिन इतने याद रखो बहुत है। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसमें एक मेन है भाई, वो लास्ट में है, बस तुम उसका बजट याद रखना कितना दिया, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एजुकेशन, शिक्षा, शिक्षा को छठे नंबर पे पैसा दिया इन्होंने ज्यादा, डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट, ये अलग से फंड है भाई, इसलिए जरूरी है याद करना, 6812 करोड़ में है ये। इसका डाटा याद रखना, 6812, 6812 करोड़। अभी जरूरी क्यों है ये बता देता हूँ मैं तुम्हें, बस लो भाई बजट खत्म। ग्रोथ रेट 7% है, ये याद रखना। सबसे पहले तीन कर्तव्य है, सस्टेनेबल सतत विकास, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना, कर्तव्य है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास। फिर सबसे ज्यादा पैसा हमने किसको दिया, ट्रांसपोर्ट को पैसा दिया। अब इससे क्या होगा, जो जैसे शिपमेंट होगी चीज होगी, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट से सेक्टर इनका इंक्रीज करने का, चलो इतना तुम बन जाओ डीप में, बस तुम्हें ट्रांसपोर्ट को सबसे ज्यादा पैसा दिया है, डिफेंस को दूसरे नंबर पे दिया है, फिर ग्रामीण विकास तीसरे नंबर पे, चौथे पे गृह मंत्रालय। इसका ऑर्डर तुमसे आ सकता है क्वेश्चन मुश्किल बनाना है कि सबसे ज्यादा सब किसको मिला है, पहले बोलोगा, फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। फिर एग्रीकल्चर को पांचवें मिला है और एजुकेशन को छठे नंबर पे मिला है। ये तुम्हें ऐसे सीरियल वाइज याद करना पड़ेगा। और ये डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये क्यों इंपॉर्टेंट है, 6812 अपना ये इंडिया का मैप बनता है ऐसे नॉर्थ। हाँ, जो यहाँ साइड में 60 स्टेट पड़ती है, यहाँ पे मणिपुर हो गया, और ये जो सेवन सिस्टर वन ब्रदर वाला वो